Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 14th November 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about auroras. What auroras are and how are they formed? ये टॉपिक आप अपने बेसिक ज्योग्राफी क्लास में जरूर डिस्कस करते होंगे, बट यहाँ पे चूंकि इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया है आज, तो एक बार देख लेते हैं व्हाट auroras आर एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड. दिस टॉपिक वुड बी रिलेटेड विथ आवर सिलेबस जीएस पेपर 1 इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना पॉइंट ऑफ व्यू. auroras क्या होते हैं? देखिए, auroras आर डिस्प्ले ऑफ सडन brightening light in the sky. During the night time they are generally seen in the higher latitude region, यानी कि आर्कटिक या अंटार्कटिक रीजन में एकाएक से स्काई जो है इस तरीके से ब्राइट हो जाता है, खासकर ग्रीनिश या रेडिश कलर से. इसको कहा जाता है फॉर्मेशन ऑफ ऑरोरास. ऑरोरास जब नदर्न हेमिस्फीयर में बने तो इसको कहा जाता है ऑरोरा बोरियोलिस, ऑल्सो नोन एज नदर्न लाइट. और जब सदर्न हेमिस्फीयर में बने तो कहा जाता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑल्सो नोन एज सदर्न लाइट. तो हाइयर लैटिट्यूड एरिया में, यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं पोलर एरियाज में, मतलब आप कह सकते हैं 60-70 डिग्री लैटिट्यूड से ऊपर में ज़्यादा ही ऑरोराज देखने को मिलते हैं, बोथ इन नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर. जो पोलर सर्कल है उसके ऊपर साइड में, ऊपर लैटिट्यूड में, ये ऑरोरा बोरियोलिस इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस इन द सदर्न हेमिस्फीयर देखने को मिलता है. अब ये जो ऑरोराज हैं, यानी कि lightening of brightness in the night sky, especially with green and red color, it is related with coronal mass ejection. कोरोनल मास इजेक्शन हमने एक दो दिनों पहले ही न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखा है, जब हमने आदित्य L1 कवर किया था. इस सन के आउटर एटमॉस्फेयर को कहते हैं कोरोना, और वहां से एकाएक से प्लाज्मा यानी कि चार्ज पार्टिकल्स, वेरी हॉट चार्ज पार्टिकल्स जब इरप्ट होते हैं तो उसको कहा जाता है कोरोनल मास इजेक्शन. सो ये जो कोरोनल मास इजेक्शन होता है सन के आउटर एटमॉस्फेयर से, इट ट्रैवल्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस इन द यूनिवर्स. इट ऑल्सो, सम ऑफ द कोरोनल मास इजेक्शंस का जो प्लाज्मा पार्टिकल्स है, दे कम टुवर्ड्स द अर्थ एज वेल, एंड देन दे इंटरैक्ट विथ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. और फिर कुछ इंटरैक्शन होता है एंड दैट लीड्स टू दीज ऑरोरास. वो इंटरैक्शन एग्जैक्टली कैसे होता है, कैसे ऑरोरा बनता है, वही हम लोग आज के इस डिस्कशन में देखेंगे. करंट न्यूज यही है कि हाल फिलहाल में एक स्ट्रॉन्ग कोरोनल मास इजेक्शन हुआ सन के आउटर एटमॉस्फेयर से, और उसका नतीजा ये हुआ कि नदर्न हेमिस्फीयर में इस तरीके के कलरफुल ऑरोरास देखने को मिले. तो न्यूज इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट लेट अस सी हाउ ऑरोरास आर फॉर्म्ड. जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोरोनल मास इजेक्शन होगा या स्ट्रॉन्ग सोलर फ्लेयर्स हुए, तो वहां से चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जिनको कहा जाता है प्लाज्मा, दे स्टार्ट मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस अवे फ्रॉम द सन. सो सम ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स विल कम टुवर्ड्स द अर्थ एज वेल. वो चार्ज पार्टिकल्स अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करते हैं. अब वो सीधा सीधा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को पेनिट्रेट करके अर्थ सरफेस पे नहीं आ सकते, एंड magnetic field of the earth acts as a shield protecting us against these charged particles. But ये जो charged particles हैं, they start moving along the magnetic field. ये magnetic field के along move करने लगते हैं, and they start getting collected near the polar areas, क्योंकि यहाँ से magnetic field emerge होते हैं. नदर्न हेमिस्फीयर से मान लीजिए इमर्ज हो रहे हैं, मतलब नदर्न पोल से ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, वहां से इमर्ज होंगे, सदर्न पोल में वो एंटर करेंगे. पॉइंट ये है कि नदर्न हेमिस्फीयर के पोलर एरिया में, सदर्न हेमिस्फीयर के पोलर एरियाज में मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहीं से तो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है और इंटर कर रहा है. ठीक है, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, बस ये समझिए आप, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग लाइक अ शील्ड प्रोटेक्टिंग अस अगेंस्ट दीज चार्ज पार्टिकल्स. The charged particles do not directly come on the Earth's surface, but they move along these magnetic fields. And these magnetic fields, इनकी density ज़्यादा है
near the poles, because near the poles only they emerge या enter into the earth. रियल सेंस में नहीं होते हैं, कि ऐसा नहीं कि सच में कोई लाइन निकल रहा है या इंटर कर रहा है, ये बस मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो उसको हम लोग मानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड्स इस तरीके से इमर्ज हो रहे हैं। तो कमिंग बैक टू द डिस्कशन, द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस आर हायर इन द पोलर एरियाज. That is the reason why these charged particles, they move along these magnetic lines and they get concentrated near the polar areas. The charged particles, as I said, they encounter our Earth's magnetic field and then they travel along these magnetic field lines. And then they get accumulated near the polar regions because the magnetic fields are strongest here. Strongest because the magnetic lines की डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है, यहीं से निकल रहे हैं और इंटर कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो सन से आने वाले कोरोनल मास इजेक्शन थे, यानी कि प्लाज्मा स्टेट, या सरल शब्दों में कहें तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई इन द पोलर एरियाज बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड्स। अब क्या होता है कि ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये पोलर एरिया में जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं। दी चार्ज पार्टिकल्स इंटरैक्ट विथ एयर मॉलिक्यूल्स एंड ट्रांसफर सम एनर्जी इनटू दीज एयर मॉलिक्यूल्स। और जब इन एयर मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है तो इन एयर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं, दीज एटम्स absorb energy and jump into the higher orbital. एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, आई होप कि आपको एटम का बेसिक स्ट्रक्चर याद है। एटम के अंदर सेंटर पे होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अब जब इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है फ्रॉम सम एक्सटर्नल एजेंट, तो वो एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जाते हैं इनटू सम हायर ऑर्बिटल लेवल, और वहां पे ये थोड़ी देर तक रहते हैं, बट दे आर नॉट स्टेबल इन द हायर ऑर्बिटल लेवल, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे अगेन कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट। तो जब एनर्जी मिलती है तो दे जंप फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिटल लेवल, बट हायर ऑर्बिटल में वो उतना स्टेबल महसूस नहीं करते हैं, दैट इज वाई दे रिटर्न बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट ऑफ ऑर्बिट, और उस प्रोसेस में वो एनर्जी इमिट करते हैं। देखिए, ये लोअर ऑर्बिट में था, इसको जब एनर्जी मिलेगी, बाहर से एनर्जी आई, देखिए ये जब लोअर में है, बाहर से आई तो हायर में चला गया, और हायर से जब लोअर में आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा। तो जब हायर से लोअर में आता है उस टाइम में एनर्जी इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और वही लाइट हमें दिखती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑरोरा। तो मैकेनिज्म सिंपल है, सन से आने वाले जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इकट्ठा हो गए यहाँ पोलर एरियाज में, और फिर पोलर एरियाज के अंदर जो एटमॉस्फेयर में गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर के एटम्स के इलेक्ट्रॉन को ये सन से आने वाले चार्ज पार्टिकल्स एक्साइट करते हैं, क्योंकि उनके पास तो एनर्जी है पहले से, वो सन से आ रहे हैं खूब सारा एनर्जी लेकर के। जब उनको वो एक्साइट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये इलेक्ट्रॉन्स फिर हायर स्टेट में चले जाते हैं। तो सन से आने वाली एनर्जी को इन्होंने कैप्चर किया और हायर स्टेट में चले गए इलेक्ट्रॉन्स इन दीज एयर मॉलिक्यूल्स इन द हायर लैटिट्यूड। और जब वहां से वो वापस रिटर्न करते हैं, व्हेन दे कम बैक देन दे इमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। So absorption of energy mainly by the oxygen and nitrogen atoms in the atmosphere in the polar areas leads to movement of electrons from lower to higher energy state या orbital state, and then these electrons again come back from their higher to lower state, and in that process they emit energy in the form of light, and these lights are basically ग्रीनिश येलोइश इन कलर। तो नाइट्रोजन जो है वो जनरली ब्लूइश लाइट इमिट करता है, ऑक्सीजन जो है इट जनरली इमिट्स ग्रीनिश एंड येलोइश लाइट। अगर दोनों एक साथ हो तो कभी कभार वो रेड दिखने लगते हैं इस तरीके से। तो यही है मैकेनिज्म बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ ऑरोरास।
ऑरोरास नदर्न हेमिस्फीयर में, बोरियोलिस सदर्न हेमिस्फीयर में, ऑस्ट्रेलिस। ऑरोरास के पीछे का कारण है एनर्जी ट्रैवलिंग फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ चार्ज पार्टिकल, जिनको कहा जाता है प्लाज्मा। ये चार्ज पार्टिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड मोर इन द पोलर एरिया बिकॉज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, या सरल शब्दों में कहें तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अर्थ का ज़्यादा है। यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स इकट्ठा हुए, ये चार्ज पार्टिकल्स यहाँ के जो एटमॉस्फेयर के अंदर एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनके एटम्स को एक्साइट करते हैं। उनके एटम्स को एक्साइट करने से क्या होता है कि उनके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर स्टेट में जाते हैं, एंड देन दे अगेन रिटर्न बैक, एंड इन दैट प्रोसेस दे इमिट some energy in the form of light, leading to this night light in the polar areas, higher latitude. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऑरोरास के ऊपर यूपीएससी ने ऐसा प्रश्न पूछा था बहुत साल पहले, मैंने यहाँ दिया है, बट आज के लिए रिक्वेस्ट है, आज इस सवाल को आप अपने लेवल पे अटेम्प्ट करें, बट इस आंसर को सबमिट ना करें पोर्टल पे, क्योंकि जैसा कि मैंने कल कहा था कि अगले 2-3 दिनों तक हम लोग पुराना बैकलॉग को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, एंड देन विल स्टार्ट टेकिंग अप न्यू आंसर्स मंडे ऑनवर्ड। ठीक है, तो इसको अपने लेवल पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर रिवोक्ड ऑन सेवरल टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको जानना जरूरी है कि क्या होता है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, क्योंकि प्रीलिम्स में सवाल इससे आ सकता है, मेंस में भी आप इसका जिक्र कर सकते हैं। तो दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को समझने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दिस लॉ, जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016। दिस इज अ प्रिंसिपल लॉ, यानी कि मेन लॉ है विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, कि कोई भी प्रोडक्ट जो बाजार में बिकती है उसका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसको निर्धारित करने के लिए ये कानून लाया गया है। पहले भी एक कानून था बीआईएस एक्ट ऑफ 1986, लेकिन उसको रिपील करके एक बेहतर स्ट्रॉन्गर कानून लाया गया 2016 में, बीआईएस एक्ट ऑफ 2016। बीआईएस एक्ट 2016 के मदद से ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स बनाया गया। पहले भी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स था इस पुराने वाले कानून के हिसाब से, बट उसको रिपील करके नया कानून लाया गया, और इस नए कानून के हिसाब से बीआईएस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर्स, इंपॉर्टेंट पावर्स दिए गए। तो आज के टाइम में जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, इट इज एज पर दिस बीआईएस एक्ट ऑफ 2016। इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी बिकॉज इट हैज बीन क्रिएटेड एज पर एन एक्ट, बीआईएस एक्ट ऑफ 2016। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को एक शब्द में आपको डिफाइन करना तो आप कह सकते हैं कि इट इज क्वालिटी पुलिस ऑफ इंडिया। मार्केट में जो भी सामान बिक रहा है उन सामानों का क्या क्वालिटी होना चाहिए वो निर्धारित करता है बीआईएस, अलग अलग तरीके के स्टैंडर्ड्स को रिलीज करके, जो फिर मैन्युफैक्चरर्स एंड सेलर्स को फॉलो करना होता है। बीआईएस वर्क्स अंडर ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। बीआईएस के जो काम है वो मेनली दो हैं, एक तो स्टैंडर्ड्स तय करना, और फिर जो भी प्रोडक्ट्स उस स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं उनको सर्टिफिकेट देना या मार्क देना। और बीआईएस मेनली 3 तरीके का मार्क देता है। एक होता है हॉलमार्क फॉर ज्वेलरी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, दूसरा होता है इको मार्क फॉर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। अगर कोई भी कंपनी कहती है कि उसकी प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है और वो चाहती है कि लोग उस पर भरोसा करें कि वो इको फ्रेंडली है, तो फिर वो एक सर्टेन स्टैंडर्ड को मीट करने के बाद बीआईएस से अपने प्रोडक्ट के लिए इको मार्क ले सकता है। तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट जैसे कि डिटर्जेंट्स, पेपर, पेंट्स, कॉस्मेटिक्स, अगर कोई भी कंपनी कहती है कि मेरा प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है, तो एक तो बात हो गई कि आप कह दें कि मेरा प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है एंड ऑल, वो अलग बात हो गई। लेकिन वाकई तौर पे इको फ्रेंडली है या नहीं, इस बात को जनता माने, आपके जो कस्टमर्स हैं वो माने, इसके लिए आप अपने प्रोडक्ट का एक सर्टिफिकेशन ले सकते हैं फ्रॉम बीआईएस, इको मार्क ले सकते हैं। उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट के कवर पे इको मार्क के साथ अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो इससे आपके प्रोडक्ट के अंदर लोगों का ट्रस्ट और स्ट्रांग होगा कि यस, दिस प्रोडक्ट इज एक्चुअली इको फ्रेंडली
and C, there is eco mark which is given by BIS. तीसरा है ISI। ये तीसरे तरीके का मार्क जो BIS देता है वो है ISI। ISI इज जनरली गिवन फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, अलग अलग तरह के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, सीमेंट, स्टील, टेक्सटाइल्स। चूंकि आज का टॉपिक टेक्सटाइल से रिलेटेड है तो टेक्सटाइल्स को मैंने अलग से लिखा है कि इवन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को भी ISI मार्क मिलता है। टेक्सटाइल्स जैसे कि डायपर या टेक्निकल टेक्सटाइल्स यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, स्पेस सूट, इंडस्ट्रियल सूट, उन सब को भी ISI मार्क दिया जाता है। तो कानून है 2016 का, उसकी मदद से ये बॉडी बनाई गई है BIS विच इज क्वालिटी पुलिस। इसका काम है कि अलग अलग प्रोडक्ट जो बाजार में बिकते हैं उनका स्टैंडर्ड्स तय करे और फिर वो प्रोडक्ट्स वो स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उसको सर्टिफाई करने के लिए फिर वो मार्क रिलीज करती है। 3 तरीके के मार्क हैं, हॉलमार्क, इको मार्क एंड ISI मार्क। हॉलमार्क फॉर jewelries of silver and gold, eco mark is for those products who claim to be eco friendly, ISI is for industrial products। अब हम समझ सकते हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के बारे में। देखिए, BIS ने कुछ स्टैंडर्ड्स रिलीज किए। अब आपके ऊपर है कि आप वो स्टैंडर्ड्स माने या ना माने। फॉर एग्जाम्पल, आप टॉय मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप खिलौने बनाते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप वो स्टैंडर्ड्स माने या ना माने। अगर आप वो स्टैंडर्ड्स को मानते हैं, फॉलो करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए, तो फिर आप अपने प्रोडक्ट्स को बेचते वक्त ISI मार्क लगा करके बेच सकते हैं, जिससे आपके कस्टमर्स को ज्यादा ट्रस्ट आएगा आपके प्रोडक्ट में। दैट इज द पॉइंट। तो BIS के स्टैंडर्ड रिलीज करते ही इट डज नॉट बिकम मैंडेटरी कि द मैन्युफैक्चरर एंड सेलर्स हैव टू फॉलो दैट BIS स्टैंडर्ड। लेकिन कभी कभार सरकार क्या करती है कि कुछ इंपॉर्टेंट तरीके के प्रोडक्ट्स के लिए ऑर्डर रिलीज करती है जिसको कहा जाता है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर। और अगर सरकार ने क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर रिलीज कर दिया फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो उस केस में फिर आपको BIS के मार्क को लेना या BIS के स्टैंडर्ड को फॉलो करना मैंडेटरी हो जाता है। मतलब अगर देयर इज नो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर देन BIS स्टैंडर्ड is not mandatory, it is optional for this toy making company. The company may or may not follow the BIS standard। अगर BIS स्टैंडर्ड नहीं फॉलो करेगी तो अपने प्रोडक्ट को ISI मार्क नहीं कह सकती, लेकिन बाजार में बेच सकती है। लेकिन अगर सरकार ने निर्धारित कर दिया कि टॉय मेकिंग कंपनियों को BIS स्टैंडर्ड फॉलो करना ही है और ये सरकार निर्धारित करती है बाय रिलीजिंग क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, देन इट बिकम्स मैंडेटरी फॉर द टॉय मेकिंग कंपनी to take the ISI mark, follow the BIS standard, take ISI mark and then can sell its product in the market। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब करंट न्यूज पे आते हैं। सरकार ने हाल फिलहाल में क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर ऑन सम ऑफ द टेक्सटाइल्स या रॉ मटेरियल फॉर द टेक्सटाइल्स जैसे कि पॉलिएस्टर फाइबर, प्यूरिफाइड टेरिफ्थैलिक एसिड PTA, मोनोइथिलीन ग्लाइकोल, इन सब के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर रिलीज किया था सरकार ने 2 साल पहले कि ये जो टेक्सटाइल बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स हैं इनका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर वाज रिलीज 2 years ago। करंट न्यूज ये है कि गवर्नमेंट हैज रिवोक्ड दीज क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर एंड दीज काइंड्स ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर टेक्सटाइल। ये रिवोकेशन के पीछे कारण ये है कि जब से क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आया था इन तरीके के रॉ मटेरियल्स के लिए फॉर टेक्सटाइल, तब से जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनको रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। क्योंकि देखिए, जब क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर रिलीज कर दिया सरकार ने फॉर ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट, तो इसका मतलब यह है कि देश में बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उसको तो वो स्टैंडर्ड फॉलो करना ही है और BIS मार्क लेना ही है। साथ ही साथ जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट है, जैसे आप जर्मनी से मान लीजिए आप मंगा रहे हैं पॉलिएस्टर फाइबर, तो अब आपको पॉलिएस्टर फाइबर जब जर्मनी से मंगाएंगे तो पहले भारत में जब वो पोर्ट पे आएगा तो पोर्ट पे आपको पहले अपने प्रोडक्ट का
BIS मार्क लेना होगा। पॉलिएस्टर फाइबर के केस में BIS मार्क विल बी ISI। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ देश में बनी हुई प्रोडक्ट्स को ही BIS स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है। वंस द गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट, देन इवन इंपोर्टेड आइटम्स हैव टू फॉलो दैट स्टैंडर्ड। तो आप जब इंपोर्ट करेंगे तो पहले पोर्ट पे BIS के अधिकारी उसको चेक करेंगे और फिर जब वो मार्क देंगे, BIS मार्क इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए ISI, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के लिए इको मार्क, एंड फॉर ज्वेलरी हॉलमार्क, जब वो देंगे तभी जाकर के आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इवन फॉर इंपोर्टेड आइटम्स दिस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर अप्लाइज। अब हुआ क्या था कि जब से 2 साल से, पिछले 2 साल से इन रॉ मटेरियल्स फॉर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आया था, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी इन इंपोर्टिंग रॉ मटेरियल्स। अगर इंपोर्ट कर भी रहे थे तो इट वाज वेरी वेरी कॉस्टलियर। और हाल फिलहाल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ इंक्रीज टैरिफ रेट्स बाय द US। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार ने क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर ऑन सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स ऑफ टेक्सटाइल को रिवोक कर दिया है। तो एक तो सवाल आपसे सीधा सीधा प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि क्या है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, क्या है BIS के अंतर्गत अलग अलग मार्क्स किस तरीके के रिलीज होते हैं, ये सब पूछा जा सकता है। BIS मार्क और क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर में रिलेशन क्या है। और दूसरा, आपसे जनरल जब टेक्सटाइल पे प्रश्न आए मेंस में कि टेक्सटाइल सेक्टर के क्या चैलेंजेस हैं, उसके लिए भारत सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो तमाम जो इनिशिएटिव्स हैं, नेशनल टेक्सटाइल मिशन, टेक्सटाइल पार्क जैसे अंडर PM मित्रा, वो सब तो आप लिखेंगे ही। आप साथ में ये भी लिख सकते हैं कि रिसेंटली क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर on raw materials for several textile product was revoked in order to make import easier, cheaper and accessible for the textile manufacturers in our country। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Next topic is about World Diabetes Day, important from our syllabus GS paper 3 Science and Technology point of view, especially with respect to health। आज का दिन यानी कि 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज डे की तरह ऑब्जर्व किया जाता है। इसको साल 2006 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रिकॉग्नाइज किया था सो दैट वर्ल्ड ओवर डायबिटीज के अगेंस्ट अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। डायबिटीज है क्या? डायबिटीज इज अ हेल्थ कंडीशन जब हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन या ब्लड शुगर का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसी हेल्थ कंडीशन को कहा जाता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ हेल्थ कंडीशन डेवलप होती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंसुलिन इन आवर ब्लड या फिर फेलियर ऑफ इंसुलिन इन एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर फ्रॉम आवर ब्लड। ये इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन पैंक्रियाज से रिलीज होता है और फिर वो हमारे ब्लड के अंदर होता है और ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता रहता है। ये होता है इंसुलिन का काम और उसको एब्जॉर्ब करके वो एनर्जी रिलीज करता है। सो इंसुलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन मेड बाय आवर पैंक्रियाज। दे आर रिलीज्ड एंड मिक्स विद द ब्लड एंड देन दे एब्जॉर्ब द शुगर या ग्लूकोज फ्रॉम आवर ब्लड एंड दे ट्रांसफॉर्म इनटू एनर्जी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी टू फंक्शन। इससे दो फायदे हो गए। एक तो हमारे ब्लड के अंदर शुगर जो है वो कंट्रोल में रहा बिकॉज ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंसुलिन। दूसरा, हमारे बॉडी को एनर्जी भी मिलते रहती है बिकॉज द ग्लूकोज इज ब्रोकन इनटू एनर्जी या कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय इंसुलिन। तो 14 नवंबर का सिग्निफिकेंस क्या है? तो 14 नवंबर इज बर्थडे ऑफ सर फ्रेडरिक बैंटिंग who co-discovered insulin in 1921 along with 2 other scientists। इंपॉर्टेंट नहीं है बट ऐसे ही मैंने बता दिया। इस कारण से 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे की तरह ऑब्जर्व किया जाता है। फोकस ऑन डायबिटीज, ये किस तरीके का हेल्थ कंडीशन है? ये हेल्थ कंडीशन में बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है उसको एब्जॉर्ब करने वाले जो हार्मोन से इंसुलिन, जब वो प्रॉपरली फंक्शन ना करें तो हमारे बॉडी के ब्लड के अंदर फिर ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। उसी सिचुएशन को कहा जाता है डायबिटीज। तो ये देखिए, ये है ग्लूकोज और ये ग्लूकोज का कंसंट्रेशन अगर कम है तो इसका मतलब इंसुलिन प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है।
अगर ये ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो इसका मतलब इंसुलिन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है और इसी सिचुएशन में कहा जाता है डायबिटिक लेवल। अब डायबिटीज मेनली दो तरीके के हैं, जो मुख्य तरीके के डायबिटीज देखे जाते हैं वो दो हैं। बाकी और भी कुछ बहुत रेयर तरह के डायबिटीज हैं, टाइप 3 टाइप 4 भी हैं, बट देर आर टू डायबिटीज, टाइप 1 टाइप 2, विच आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड। टाइप 1 डायबिटीज इज अ काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर या ऑटो इम्यून कंडीशन, जिसमें क्या होता है कि इंसान के बॉडी के अंदर जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन रिलीज ही नहीं करता। सो इंसुलिन इज नॉट प्रेजेंट एट ऑल इन द ब्लड। इट कैन हैपन बाय बर्थ या बिकॉज ऑफ सम ऑटो इम्यून कंडीशन राइट सिंस बर्थ। जेनेटिक होता है और इसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि बॉडी ऐसी है ही नहीं कि उसमें इंसुलिन प्रोड्यूस हो, तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते। उस केस में सर्वाइवल के लिए बस आपको एक ही काम करना होगा कि बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शंस आपको लेते रहने होंगे, ब्लड के अंदर आपको एक्सटर्नल इंसुलिन इन्फ्यूज करते रहना होगा ताकि ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल में रहे। दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि पैंक्रियाज धीरे धीरे इनइफेक्टिव होने लगता है विथ टाइम, and it starts producing less insulin with time. And type 2 diabetes is also known as lifestyle diabetes because it is associated with poor lifestyle like eating junk food. It is preventable if you exercise regularly, if your eating habits are healthy, then type 2 diabetes से आप बच सकते हैं। हाल फिलहाल में आज का जो आर्टिकल है वो ये बता रहा है कि टाइप 2 डायबिटीज इज नॉट जस्ट अबाउट ईटिंग एंड एक्सरसाइजिंग, बट टाइप 2 डायबिटीज इज ऑन द राइज इन इंडिया ऑल्सो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस के कारण भी डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज के केसेस बढ़ रहे हैं। तो स्ट्रेस कैसे डायबिटीज को लीड करता है वो भी जरा देखते हैं। देखिए, स्ट्रेस का मतलब है स्टेट ऑफ हाइटेंड अलर्टनेस। आपकी शरीर बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाती है व्हेन वी आर अंडर स्ट्रेस। अब स्ट्रेस जो है उस केस में दो तरीके के हार्मोन्स हमारे बॉडी में रिलीज हो सकते हैं, कॉर्टिसोल्स एंड एड्रेनालिन। और ये दोनों तरीके के हार्मोन्स जो हैं वो हमारे मेटाबॉलिज्म को डिसरप्ट करता है और ग्लूकोज की कंसंट्रेशन फिर हमारे ब्लड के अंदर बढ़ सकता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म डिसरप्ट होगा यानी कि आवर इंसुलिन इज नॉट कैपेबल ऑफ absorbing and breaking down the glucose, और उस केस में हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है। सो ये हैं स्ट्रेस हार्मोन्स जो स्ट्रेस के केस में रिलीज होंगे, जो हमारे इंसुलिन फंक्शनिंग को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है और जिस कारण से ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म डिसरप्ट होता है और फिर वी कैन फील डायबिटिक कंडीशन। डायबिटिक कंडीशन इज व्हाट? व्हेन इंसुलिन कंसंट्रेशन इज हाई इन द ब्लड। अब ये जो कॉर्टिसोल एंड एड्रेनालिन है, ये दो तरीके के जो हार्मोन्स हैं, बोथ आर नोन एज स्ट्रेस हार्मोन्स। दीज आर बेसिकली नेचुरल कोपिंग मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी। जब भी हम स्ट्रेस में होंगे तो हमारी बॉडी ये दो तरीके के हार्मोन्स रिलीज करती है हमें बचाने की कोशिश करने के लिए अगेंस्ट द स्ट्रेस। बट ये दोनों अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में रिलीज होती हैं। ये कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन, दे आर रिलीज्ड इन डिफरेंट ways and related with different types of stress. For example, cortisol is related with long term stress, chronic stress। आप बहुत लंबे समय से स्ट्रेस में हैं, आप 2-3 सालों से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जॉब में आपको बहुत प्रेशर है काफ़ी लंबे समय से, तो फिर जो बॉडी के अंदर रिलीज होगा हार्मोन वो होगा कॉर्टिसोल हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन। इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है और स्लीप साइकिल डिसरप्ट हो जाता है, जिस कारण से हमारे बॉडी के अंदर डायबिटिक कंडीशंस क्रिएट हो सकते हैं बिकॉज इंसुलिन डज नॉट वर्क प्रॉपरली। दूसरा स्ट्रेस हार्मोन होता है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन जो है वो उतना बड़ा कारण नहीं है बिहाइंड डायबिटीज, क्योंकि एड्रेनालिन भी एक तरीके का स्ट्रेस हार्मोन है, बट इट इज रिलीज्ड व्हेन वी आर सब्जेक्टेड टू सम सडन या एक्यूट स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल, हॉरर मूवी देख रही है आप, या आपके सामने कोई बंदूक लेकर के आपको एकाएक से दौड़ाने लगा, तो उस केस में आपके अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा वो होगा एड्रेनालिन। इसमें क्या होता है, एकाएक से हार्ट बीट बढ़ जाता है और आपका बॉडी जो है दो ही तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, फाइट या फ्लाइट, या तो लड़ो नहीं तो भागो।
तो इससे भी थोड़ा बहुत बॉडी को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, बट ज़्यादा नहीं। ज़्यादा जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है लॉन्ग टर्म में, वो होता है बिकॉज ऑफ कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन। उससे हमारा मेटाबॉलिज्म कमजोर हो जाता है, एंड दैट इज लीडिंग टू राइज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज इन इंडिया। इवन यंगर एडल्ट्स इन देयर अर्ली 30s आर फेसिंग rise of type 2 diabetes because of rising cortisol due to workplace stress। ऐसा इस आर्टिकल में बताया गया है। दिस आर्टिकल हैज बीन पब्लिश्ड इन द हिंदू ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड डायबिटीज डे। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन व्हिच हैज बीन नाउ लॉन्च्ड, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन भारत सरकार ने साल 2025-26 के बजट में अनाउंस किया था, ताकि हमारे देश के एक्सपोर्टर्स को थोड़ा वो सपोर्ट कर सकें, स्पेशली इन द वेकअप ऑफ राइजिंग ग्लोबल ट्रेड शॉक्स ड्यू टू हाई टैरिफ्स बाय कंट्रीज लाइक यूएस। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन नाम से ही समझ आ रहा है एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करना है। इट विल बी जॉइंटली ड्रिवन बाय 3 मिनिस्ट्रीज: मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के अंतर्गत 2 मेन कंपोनेंट हैं। पहला है निर्यात प्रोत्साहन कंपोनेंट। इसके अंतर्गत जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, अगर वो लोन लेते हैं बैंक से फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेस, तो उसको क्या कहा जाता है? एक्सपोर्ट क्रेडिट। तो हमारे एक्सपोर्टर जब लोन लेंगे यानी कि एक्सपोर्ट क्रेडिट लेंगे, तो उस पे जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट का कुछ हिस्सा भारत सरकार अपने तरफ से पे करेगी। उसी को कहा जाता है इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन एक्सपोर्ट क्रेडिट। उसके अलावा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, भारत ट्रेड नेट प्लेटफॉर्म, जिसकी मदद से एक्सपोर्ट रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क है वो डिजिटलाइज हो पाए, सीमलेस मैनर पे हो जाए और फास्ट ट्रैक हो जाए, ताकि एक्सपोर्ट जो है वो एफिशिएंट तरीके से हो पाए हमारे देश के अंदर। दूसरा कंपोनेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का है निर्यात दिशा। निर्यात दिशा जो है, इट मेनली एम्स, इस सेगमेंट के अंतर्गत इट मेनली एम्स टू एजुकेट अवेयर आवर एक्सपोर्टर्स कि किन किन मार्केट में वो क्या क्या प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इससे क्या है कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी टू इंटरनेशनल मार्केट बढ़ेगी। सो 2 कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन: निर्यात प्रोत्साहन, उसका मुख्य कंपोनेंट इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन एक्सपोर्ट क्रेडिट, एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत ट्रेड नेट। निर्यात दिशा गिविंग मार्केट एक्सेस टू इंडियन एक्सपोर्टर इन फॉरेन मार्केट। करंट न्यूज यही है कि भारत सरकार ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जो बजट में अनाउंस किया था उसको लॉन्च कर दिया है। इसमें टोटल 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे अगले 5 साल में। 2030-31 तक ये स्कीम चलेगा। इंटरेस्ट सब्सिडी क्या होता है, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। बेस इफेक्ट, सही जवाब होगा ऑप्शन सी। देखिए, सीपीआई के अंदर फूड का वेटेज ज्यादा होता है डब्ल्यूपीआई की तुलना में। सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, डब्ल्यूपीआई डज नॉट चेंज कैप्चर चेंज इन द प्राइसेस ऑफ सर्विसेज व्हाइल सीपीआई डज। थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आरबीआई हैज अडॉप्टेड सीपीआई नॉट डब्ल्यूपीआई एज इट्स की मेजर फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 1 and 2 ओनली। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर, माधव नेशनल पार्क में नहीं, कूनो नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किया गया है चीतास को। तो इससे एलिमिनेशन मेथड से अपने आप आपको जवाब मिल जाता है 2 and 3। यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। इट इज नॉट जस्ट इन अर्बन एरियाज, इट इज फॉर रूरल एरियाज ऑल्सो इन अराउंड दिल्ली एनसीआर। एंड CAQM कैन नॉट डायरेक्टली impose penalty, it can suggest for या recommend for imposition of penalty to CPCB, but it cannot directly impose penalty. And Green Watch publishes climate risk index. That's all from our side for today. Thanks for watching.